हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं और साथ ही परसेंटेज ऑफ मास किसी भी एलिमेंट का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग कैसे मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को डील करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, सपोज कि हमने एक रिएक्शन लिख दिया कि H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स NH3 गैस। ठीक है, सपोज ये एक इक्वेशन लिखा हुआ केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहला काम होगा कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कर दिए 2NH3 और यहाँ पे कर दिए 3H2। अब देखो, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्पीसीज हैं उसके आगे जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखा हुआ है 3, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कितना होगा 1, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2। तो ये जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज हो या फिर प्रोडक्ट स्पीसीज हो, उसके आगे जो ये न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और ये हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब बात आती है कि जब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसमें जो रिएक्टेंट स्पीसीज के आगे नंबर लिखा है या फिर प्रोडक्ट स्पीसीज के आगे नंबर लिखा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब बात करते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है। क्या इस रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 ग्राम हाइड्रोजन ले और 1 ग्राम नाइट्रोजन ले तो हमें 2 ग्राम NH3 मिलेगा? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अगर ऐसा बोलेंगे तो बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? देखो, ये जो हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ये मास रेशियो को इंडिकेट नहीं करता है। इट डज नॉट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मास रेशियो। ये मतलब ये नहीं हुआ कि 3:1:2 जो है H2 और N2 और NH3 का मास रेशियो है। ऐसा बोलना बिल्कुल भी गलत होगा। समझ में आ गई बात? तो ये मास रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मास रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो H2, आप बोल रहे हो कि H2 3 ग्राम लेते हैं, ठीक है, N2 आप 1 ग्राम ले लो, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 ग्राम। और इधर कितना बन रहा है? 2 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होना चाहिए उतना प्रोडक्ट का मास बनना चाहिए। लेकिन आप इधर ले रहे हो 3 और 1 4 ग्राम और ये आपका बन रहा है 2 ही ग्राम। तो मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही फेल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो मास रेशियो या वेट रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूं। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में समझ लो। अब ये रिप्रेजेंट करता है मोलर रेशियो। क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलर रेशियो ऑफ स्पीसीज। जैसे हम बोल सकते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? 2 मोल NH3 बनेगा। NH3 को बोलते हैं अमोनिया। मतलब हम बोलेंगे क्या कि 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये बोलना बिल्कुल सही होगा। कैसे? आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। बताओ, 3 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन है कितना हो गया? 6 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन कितना हो गया? 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम। तो 28 + 6 34 ग्राम। अब देखो, यहाँ पे 2 मोल अमोनिया है। 1 मोल अमोनिया का मास कितना होता है? 17 ग्राम। 2 मोल अमोनिया का मास कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो गया। मतलब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स, क्या क्या रिप्रेजेंट्स करते हैं? ये मास रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास रेशियो नहीं कर सकते हैं। मास रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे?
दैट रिप्रेजेंट्स मोलर रेशियो या फिर मॉलिक्यूलर रेशियो, मॉलिक्यूलर रेशियो, या फिर अगर गैसियस स्पीसीज है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम रेशियो कब? इन केस ऑफ गैसेस। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या देखा कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो मोलर रेशियो रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर रेशियो भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मॉलिक्यूलर रेशियो मतलब 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनेगा। और साथ में वॉल्यूम रेशियो भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कब? इन केस ऑफ गैसेस, अगर वो गैसेस होगा। अब बताओ एक रिएक्शन जो हो रहा होगा तो क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर सारे स्पीशीज का सेम होगा। सारे स्पीशीज का क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है तो सबका प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो इसका प्रेशर तीन, अगर मान लो ये यहाँ पे हमने तीनों गैस स्पीशीज लिखा है, ये जो जी लिखा हुआ मतलब क्या है? गैसियस स्पीशीज है। तो तीनों गैसियस स्पीशीज है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 3 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? 2 लीटर अमोनिया बनेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि दे शुड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का प्रेशर कुछ और है, नाइट्रोजन का प्रेशर कुछ और है, अमोनिया का प्रेशर कुछ और है, तब ये चीज हम लोग नहीं बोल सकते हैं। समझ मारी बात? ये तभी हम लोग बोल सकते हैं जब सारे रिएक्शंस क्या हो रहे होंगे? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा, मतलब रिएक्शन कंडीशन सारी स्पीशीज के लिए, चाहे वो रिएक्टेंट का स्पीशीज हो या फिर प्रोडक्ट का स्पीशीज हो, सभी के लिए क्या होगा? रिएक्शन कंडीशन सेम होगा। रिएक्शन कंडीशन करने का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर तीनों स्पीशीज का या जितने भी गैसेस स्पीशीज है सबका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैन रिप्रेजेंट वॉल्यूम रेशियो। समझ में आ गई बात? अच्छा, क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या रिप्रेजेंट करता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या रिप्रेजेंट नहीं करता? वो मास रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को यहीं पे दिक्कत होता है जब वो स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चंस आते हैं ना कि कितना ग्राम रिएक्ट करेगा तो कितना ग्राम बनेगा, और सीधा ये समझ लेते हैं कि 3 ग्राम से ये 2 ग्राम बनेगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि मास रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहां पे मैं ये भी लिख दे रहा हूं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डज नॉट रिप्रेजेंट मास रेशियो। मैं इधर में लिख दे रहा हूं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट does not represent मास रेशियो। मास रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोलर रेशियो या मॉलिक्यूलर रेशियो या फिर वॉल्यूम रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस, किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिग्निफिकेंस है। पहला चीज ये हमें बताता है कि रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है। दूसरा हमें क्या बताता है कि कौन कौन से स्टेट्स में है, रिएक्टेंट कौन सा स्टेट में है, प्रोडक्ट कौन सा स्टेट में है, मतलब उसका फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है कि एक्वस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है। तीसरा बैलेंस्ड अगर है, जो हमारा केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस्ड हो गया तो साथ में हमें क्या बताएगा? मोलर रेशियो भी बताएगा कि रिएक्टेंट स्पीशीज का मोलर रेशियो कितना मोल में आपस में रिएक्ट कर रहा है और कितना मोल्स आपस में फॉर्म कर रहा है आफ्टर रिएक्शन। तो ये हमें मिलता है कोई भी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टोइकोमेट्री का, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है ना? तो स्टोइकोमेट्री क्या होता है? स्टोइकोमेट्री एक स्टडी है केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मास और वॉल्यूम का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास और वॉल्यूम को मेजर हम लोग कैसे करते हैं। वॉल्यूम कब मेजर करेंगे? जब गैसियस स्पीशीज होगा। और मास कब मेजर करेंगे? मास तो किसी के लिए भी मेजर कर सकते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, मास सबके लिए मेजर होगा। लेकिन वॉल्यूम ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम किसके लिए मेजर होगा? केवल गैसियस स्पीशीज के लिए मेजर होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ना मास का वॉल्यूम के साथ या वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ या मास का मास के साथ, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और स्टोइकोमेट्री। ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। For the next heading, gravimetric analysis.
ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है? इट इज एक टेक्निक है दैट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्निक बेस्ड ऑन measurement of mass and volume, measurement of mass and volume, measurement of mass and volume in a chemical reaction, and relation between them, and relation between them, उसके बीच में मास और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम लोग इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक जो होगा हमारा पहला, दैट इज द मास मास रिलेशनशिप, दूसरा होगा हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होगा हमारा वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखो मास मास रिलेशनशिप मतलब कि एक स्पीशीज का मास दूसरे स्पीशीज से या प्रोडक्ट से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में बताएगा। मास वॉल्यूम मतलब एक का मास दूसरे के वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम लोग किसके लिए मेजर करेंगे? केवल गैसीय स्पीशीज के लिए। मतलब मास वॉल्यूम तभी लगाएंगे जब केमिकल रिएक्शन में एटलीस्ट एक स्पीशीज आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा क्या हो? गैस में हो, कम से कम एक गैस में होना जरूरी है। और वॉल्यूम कब लगाएंगे? जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर कम से कम 2 स्पीशीज गैसियस होना मस्ट है। अगर कम से कम 2 स्पीशीज केमिकल रिएक्शन में हमारा गैसियस है, तब जो हम लोग वॉल्यूम रिलेशनशिप लगा सकते हैं। अगर एक सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, कम से कम एक गैस है, तो हम लोग मास वॉल्यूम लगा सकते हैं, और मास तो हमेशा लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। जैसे हो सकता है कि किसी एक का मास दे दे, दूसरे का वॉल्यूम पूछे, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगा देंगे। अगर किसी का मास दे दे, दूसरे का मास पूछे, तो मास मास रिलेशनशिप लगा लेंगे। और किसी का वॉल्यूम दे दे और दूसरे का वॉल्यूम पूछे, तो हम लोग क्या लगा लेंगे? वॉल्यूम रिलेशनशिप लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे क्वेश्चन, एक एक करके हम उसको डिटेल में समझते हैं। तो पहला हेडिंग लिखेंगे मास मास रिलेशनशिप। First heading is mass mass relationship. मास मास रिलेशनशिप क्या है? नाम से क्लियर है कि इट रिलेट्स मास ऑफ वन स्पीशीज टू द मास ऑफ अनदर स्पीशीज इन ए केमिकल रिएक्शन। लिख देते हैं इट रिलेट्स मास ऑफ वन स्पीशीज, और स्पीशीज कोई भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट भी हो सकता है। मास ऑफ वन स्पीशीज विद द मास ऑफ other species involved in a chemical reaction, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मास मास रिलेशनशिप, कि एक स्पीशीज का मास को दूसरे स्पीशीज के मास के साथ क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मास मास रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया सपोज कि फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड, mass of calcium oxide formed by decomposition of, say मान लो
40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आपके पास देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा, कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा, 40 ग्राम। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना बनेगा। मतलब एक का मास दिया हुआ है और दूसरे का मास निकालना है। मतलब क्या करोगे आप, मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करोगे। तो देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा कि जो भी रिएक्शन दिया हुआ है उसके केमिकल रिएक्शन को लिखना। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, इसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंदर। ठीक है, ये सॉलिड है, ये हमारा गैस है और कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड। क्लियर है? तो ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम है कि रिएक्शन लिख करके उसको बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए बहुत बार भूल जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना है कि रिएक्शन लिख करके सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो चलो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। ये रिएक्शन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। अब देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ध्यान से देखो। ये हमारा दिया हुआ है 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और हमें निकालना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब जो निकालना है और जो दिया हुआ है बस यही दोनों को देखेंगे बैलेंस करने के बाद। तो बैलेंस कर लिए, इसको देखना है और इसको देखना है। देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 और इसका भी कोएफिशिएंट कितना है 1। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये 40 ग्राम डिकम्पोज करेगा तो ये 40 ग्राम बन जाएगा? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मास रेशियो रिप्रेजेंट नहीं करता है। समझ में आ रही बात ना? अगर मास रिप्रेजेंट करता तो फिर CO2 तो बनता ही नहीं, क्योंकि 40 से 40 से ही बन गया तो CO2 तो 0 बनना चाहिए था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही बोलता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ध्यान रखना है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मास रेशियो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो बताओ यहाँ पे अगर ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये 1 मोल अगर डिकम्पोज करेगा तो ये 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलर रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ यहां से 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, 1 मोल CaO बनेगा। बताओ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, कैलकुलेट करो। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 16 into 3 48। कितना हो गया 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100। मतलब अगर ये 100 ग्राम डिकम्पोज करता तो ये कितना बनता, ये 1 मोल बनता। 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 40 प्लस 16 56, मतलब 56 ग्राम। लेकिन ये एक्चुअल में है कितना, 40 ग्राम ही है। तो बताओ 40 ग्राम से ये कितना बन जाएगा, ये 40 ग्राम से कितना बन जाएगा बताओ, 56 अपॉन 100 इंटू 40। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा 11.2 और ये हो जाएगा 22.4। मतलब कितना ग्राम बन जाएगा, 22.4 ग्राम क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। मतलब अगर 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, 22.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का मिलेगा और बाकी क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा मास मास रिलेशनशिप। अब देखो यहीं पे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट लिखेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम नाम से क्लियर है कि एक स्पीसीज का मास होगा और दूसरे का वॉल्यूम होगा। तो इट रिलेट्स मास ऑफ वन स्पीसीज विद द वॉल्यूम ऑफ अदर स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो स्पीसीज केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसका एक का मास और दूसरे के वॉल्यूम को क्या करेगा, कोरिलेट करेगा। मतलब उसके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। उसी को हम लोग, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। जैसे देखो एग्जांपल से प्रीवियस वाला एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में दे दे रहे हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है कि इफ 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज decomposed to give CO2 and CaO। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 gas produced at STP
एट एसटीपी। एसटीपी बता चुके हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताओ अगर एसटीपी पे कोई भी गैस, एसटीपी पे कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है बताओ? 22.4 लीटर। वेरी गुड। तो अगर एसटीपी पे कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अब देखो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है? सबसे पहला काम है इक्वेशन लिख करके उसको बैलेंस कर देना। तो हमारे पास इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड डिकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये हमारे पास इक्वेशन है। बैलेंस कर लिए ऑलरेडी, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो बैलेंस भी हो गया। अब दूसरा चीज है कि क्वेश्चन देखो किसके किसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि हमारे पास दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है और वॉल्यूम किसका पूछा जा रहा है? फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। CO2 का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। मतलब इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट देखो, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 1। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होगा हीट करने पे, 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कितना मोल CO2 बनेगा? 1 मोल CO2 बनेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का हमें क्या चाहिए? मास चाहिए। और CO2 का क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। कब? एसटीपी पे ध्यान देना, एसटीपी। अगर एसटीपी नहीं रहेगा तो 22.4 लीटर यूज नहीं करना है, गलत हो जाएगा। फिर जो आप सिंपली क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, फिर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा के यू विल फाइंड द वॉल्यूम। हमेशा एसटीपी अगर मेंशन है तब तो 22.4 लीटर लिख दो, इट्स ओके। लेकिन अगर एसटीपी मेंशन नहीं है देन यू हैव टू सिंपली फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड देन अप्लाई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी टू फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो यहां पे हमारे पास 1 मोल से ये कितना मोल बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। बताओ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना था? अभी कैलकुलेट किए थे 100 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर ये डिकम्पोज होता तो बताओ CO2 कितना लीटर बनता? 1 मोल। 1 मोल एसटीपी पे कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। चलो मतलब क्या हो गया कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता तो CO2 कितना प्रोड्यूस होता? 22.4 लीटर एसटीपी पे वॉल्यूम होता है इसका। लेकिन है कितना हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट? 40 ग्राम ही है। तो 40 ग्राम से बताओ कितना लीटर बनेगा? 22.4 अपॉन 100 इंटू 40, इतना लीटर बन जाएगा। निकाल लोगे? इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना एसटीपी पे हमारा CO2 प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तीसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। थर्ड वन इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। है ना, बिल्कुल आसान। बिल्कुल, जिसका एक स्पीशीज का पूछेगा मास, दूसरे का पूछेगा वॉल्यूम, दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश कर देना है। तीसरा है हमारे पास, थर्ड वन इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। थर्ड वन दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो क्या करेगा? इट रिलेट्स वॉल्यूम ऑफ वन स्पीशीज, वॉल्यूम ऑफ वन स्पीशीज विद द वॉल्यूम ऑफ अदर स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन ये वॉल्यूम वॉल्यूम हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन में कम से कम क्या हो? 2 स्पीशीज गैसियस स्टेट में हो, आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है कि 44.8 लीटर अमोनिया डिकम्पोज एट, ये 44.8 लीटर जो दिया हुआ है ना वो एसटीपी पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं 44.8 लीटर NH3 एट एसटीपी ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं एट एसटीपी decompose to produce nitrogen and hydrogen, N2 gas and H2 gas। आपसे पूछा जा रहा है कि find volume of N2 gas
प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी, प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। समझ में आ गई बात? देखो क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया जो है वो डिकम्पोज कर रहा है और डिकम्पोज करके क्या बना रहा है, N2 गैस और H2 गैस बना रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ N2 गैस कितना होगा, मतलब किसका वॉल्यूम निकालना है, N2 गैस का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहला काम है रिएक्शन लिखना, रिएक्शन को बैलेंस करना। चलो तो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन है NH3, ये डिकम्पोज कर दो इसको, तो डिकम्पोज हो जाएगा, ये गैसियस स्पीशीज है, यहां से हमारे पास बन जाएगा N2 गैस प्लस H2 गैस। दूसरा काम क्या है, इसको बैलेंस करना, ये बैलेंस नहीं है, ध्यान से देखो, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2NH3 लगा दो और यहाँ पे 3H2 लगा दो। अब हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें दिया हुआ है NH3 का वॉल्यूम और निकालना किसका वॉल्यूम है, N2 का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। किसके बीच, अमोनिया और N2 के बीच में। तो देखो अब ये दोनों का कोएफिशिएंट देखो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, N2 का कोएफिशिएंट कितना है 1। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ये कितना मोल बनेगा, अगर ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 1 मोल बनेगा। मतलब अगर ये 2 मोल डिकम्पोज किया होगा तो ये कितना मोल बना होगा 1 मोल। अब बताओ 2 मोल NH3 का, 2 मोल NH3 का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा, 2 इंटू 22.4 लीटर, यही तो होगा ना। 2 मोल एसटीपी पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा गैस का 22.4 लीटर, मतलब इंटू 2, तो 22.4 लीटर इंटू 2 जब इतना रिएक्ट करता है तो ये कितना बनता है, ये 1 मोल बनता है, मतलब कितना बनेगा 22.4 लीटर, कितना बनेगा 22.4 लीटर। और यही तो है 40, इसको मल्टीप्लाई करो 44.8 लीटर ही है, मतलब यही पूछा जा रहा है कि 44.8 लीटर रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 22.4 लीटर, मतलब 44.8 लीटर अगर अमोनिया डिकम्पोज करेगा तो कितना N2 बनेगा एसटीपी पे 22.4 लीटर, मतलब जितना ये बनेगा उसका, जितना ये डिकम्पोज होगा उसका आधा वॉल्यूम हो जाएगा इसका। देख लो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, मतलब अगर ये 5 लीटर होता तो ये कितना हो जाता 2.5 लीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से निकाल लोगे ना, मास 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 वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है निकाला जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। जैसे क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड at STP if 17.8 या फिर ऐसे कर लो 16.8 करो, 16.8 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट is decomposed, ठीक है। तो देखो आपको दिया हुआ क्या है कि आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है, और क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, मतलब एक का मास दिया हुआ है और दूसरे का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो क्या लगाओगे बताओ, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगा देना है, किसके किसके बीच, सोडियम बाइकार्बोनेट और CO2 के बीच। तो सबसे पहला काम देखो, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन है स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड, सबसे पहला काम है रिएक्शन को लिखना और उसको बैलेंस करना। रिएक्शन को लिखो, सोडियम बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज करता है तो क्या बनेगा, ये बनाता है कोई भी अल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट अगर डिकम्पोज करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, तो हमें मिलेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट। अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं करते हैं। अगर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलता, कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन सोडियम का कार्बोनेट क्या है, अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट थोड़ा सा स्टेबल होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में, ये आसानी से डिसोसिएट नहीं करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर ले जाएंगे तब ये जाकर के डिसोसिएट होगा। ठीक है,
तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें इसको अगर डिकम्पोज सिंपली कराना है तो Na2CO3 पे रोक देना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा वेरी वेरी हाई टेम्परेचर तो फिर ये भी डिकम्पोज हो जाएगा Na2O प्लस CO2 में। लेकिन अगर वैसा मेंशन नहीं है तो हम लोग जनरलाइज यही रिएक्शन लिखेंगे, प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो हम लोगों ने रिएक्शन लिख लिया। दूसरा काम क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना। चलो बैलेंस करो रिएक्शन को, बैलेंस कर लेते हैं। 2NH CO3, क्या रिएक्शन बैलेंस हो गया? ऑक्सीजन देख लो, इधर कितना हो गया 6, इधर हो गया 3, 1 4 और 2 6, बैलेंस हो गया रिएक्शन हमारा। हाइड्रोजन भी देख लो 2, इधर भी 2, कार्बन 2 कार्बन 2, तो सारा रिएक्शन ये बैलेंस हो गया। मतलब क्या पता चल रहा है हमें निकालना किसके किसके बीच रिलेशन है, सोडियम बाइकार्बोनेट और CO2। तो कोएफिशिएंट किसका किसका देखना है, एक कोएफिशिएंट देखना है सोडियम बाइकार्बोनेट का और दूसरा देखना है CO2 का। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट का कोएफिशिएंट कितना है 2, CO2 का कोएफिशिएंट कितना है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 मोल डिकम्पोज करता तो ये कितना मोल बनता, 1 मोल बनता। अब बताओ एसटीपी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। एसटीपी 1 मोल कितना लीटर हो जाएगा, 22.4 लीटर। क्या इसका मास दिया हुआ है, 1 मोल का मास कितना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 मोल का मास कैलकुलेट करो। सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 या 48, कितना हो गया 60, 61 और 23 84, मतलब हो गया 84 ग्राम। मतलब 2 into 84 ग्राम अगर ये रिएक्ट करता, 2 into 84 ग्राम अगर ये डिकम्पोज करता तो बताओ CO2 कितना बनता, 1 मोल। 1 मोल मतलब एसटीपी पे 22.4 लीटर ये बनता ना, सुनना के बाद। अब बताओ ये है कितना, सोडियम बाइकार्बोनेट है कितना, 16.8 है। तो बताओ अगर ये 16.8 ग्राम होगा तो ये कितना वॉल्यूम बनेगा, निकाल लो यूनिटरी मेथड लगा के, अपॉन 2 into 84 मल्टीप्लाइड बाय 16.8 लीटर। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ये, 2 into 84 8 8 दूनी 16, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, कैंसिल आउट। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 168 आ रहा है ना। तो यहां से कितना हो गया ये 2.24 लीटर। इतना ही हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा। आंसर आ गया। तो CO2 का वॉल्यूम कितना बनेगा 2.24 लीटर। कब, जब 16.8 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करेगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ये है हमारा कि किस तरीके से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप को अप्लाई करके क्वेश्चंस जो है स्टोइकियोमेट्री का सोल्व कर सकते हैं। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी होते हैं, वो कब अप्लाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। डीपीक्यू जो प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं अभी आपको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे, वो क्वेश्चंस को आपको करना है और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।